अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय आमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। आइए कहानी का आगाज़ करते हैं। वो फैक्ट्री से घर कब आता था? मैंने पूछा। उसकी ड्यूटी सुबह 8 से 4 बजे तक होती है। करामत अली ने बताया। 10-15 मिनट में वो घर आ जाता था। मतलब ये कि वो 4:15 बजे घर आ जाता था। मैंने करामत की आंखों में देखते हुए कहा, गुज़िश्ता रोज़ भी क्या वो इसी वक्त घर पहुंचा था? वो घर नहीं पहुंचा जी, दिलशाद ने रुहासी आवाज़ में कहा। वो कल सुबह गया, अभी तक नहीं आया। कल जब वो हस्बे मामूल घर नहीं आया तो तुम लोगों को कोई तशवीश नहीं हुई? मैंने कदरे तेज लहजे में इस्तफसार किया। हम ओवर टाइम के चक्कर में रह गए, करामत ने कहा। ओवर टाइम? क्या मतलब? मैंने पूछा। फरीद कभी कभी फैक्ट्री में ज़्यादा काम होने की वजह से ओवर टाइम भी लगाता था, उसने बताया। कभी 2 घंटे, कभी 4 और कभी 6 घंटे। हम यही समझे कि वो शायद ओवर टाइम की वजह से लेट हो गया था, लेकिन वो वापस नहीं आया। इसकी आवाज़ से गहरे कर्ब का इजहार होता था। रात जैसे तैसे हमने गुजारी और अब आपके सामने बैठे हैं। मेरे सामने बैठे हैं? और मैंने दिलशाद बीवी की तरफ देखते हुए कहा। और तुम्हें शक है कि फरीद ज़किया बीवी ने कहीं गायब करवा दिया है ना? जी बिल्कुल। है ना? जी बिल्कुल। उसने असबात में गर्दन हिलाई। ज़किया बीवी पर शक का कोई सबब? सारा कसूर इसी औरत का है थानेदार साहब, वो नफरत आमेज लहजे में बोली। आपको पता नहीं कि ज़किया कितनी चालबाज औरत है? हाँ, मुझे बिल्कुल पता नहीं, और मैं अपनी मालूमात में इजाफे के लिए तुमसे जानना चाहूँगा कि ज़किया कैसी औरत है। थानेदार साहब, ज़किया का बेटा अच्छू कई बार फरीद को धमकी दे चुका था कि वो इसका बुरा हशर करेगा, दिलशाद बीवी ने बताया। और छोटे खान साहब भी इन्हीं घटिया लोगों की हिमायत करते हैं। अच्छू ने तुम्हारे बेटे को धमकी क्यों दी थी? मैंने कुरेदने वाले अंदाज में पूछा। जट। वो बुरा सा मुंह बनाते हुए बोली। ये लोग जट नहीं, कमीने थानेदार साहब। क्या मतलब है तुम्हारा? करमदीन असलन नस्लन मोची है सरकार, करामत अली ने बताया। अगर इन लोगों ने चमड़े और जूते का काम छोड़ दिया है तो इससे ज़ात तब्दील थोड़ी हो गई हैगी। लोग अपने ऊपर जट का लेबल लगाकर खुद को मोअज़्ज़िज़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरी बात गौर से सुनो करामत अली, मैंने एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए कहा। कोई भी ज़ात अच्छी या बुरी नहीं होती। हाँ, इस ज़ात से ताल्लुक़ रखने वाले लोग अच्छे बुरे हो सकते हैं, लिहाजा कभी किसी इंसान की कमतरी और बरतरी को ज़ात बिरादरी के पैमाने से नहीं नापना चाहिए। असल चीज़ इंसान का किरदार और अमल है। लम्हाती तवक्कुफ़ करके मैंने एक गहरी सांस ली, फिर असल मौजू की तरफ आते हुए कहा। अभी तक आप लोगों ने मुझे ये नहीं बताया कि अच्छू जट ने फरीद को धमकी क्यों दी थी? इसकी फरीद से क्या दुश्मनी थी? अगर आप मुझसे कुछ छुपाएंगे तो मैं आपके बेटे की तलाश के लिए कुछ नहीं कर सकूंगा। करमदीन और ज़किया की ज़बानी। मुझे पता चल चुका था कि फरीद खालिदा से शादी करना चाहता था, लेकिन चूँकि खालिदा की अपनी मामूज़ात मंजूर हुसैन से मंगनी हुई थी, लिहाजा उन्होंने इस रिश्ते से इनकार कर दिया था, और इनके बकौल इसी इनकार की वजह से फरीद इनका दुश्मन हो गया था। मेरे सामने बैठे हुए ये मियाँ बीवी खालिदा की माँ ज़किया और भाई अच्छू पर सारा मलबा डाल रहे थे कि इन्हीं लोगों ने इनके बेटे को गायब किया है, लेकिन अभी तक इन्होंने फरीद के रिश्ते के हवाले से कोई बात नहीं की थी। सारी गड़बड़ रिश्ता मांगने की वजह से हुई है थानेदार साहब, करामत अली ने असल बात बताते हुए कहा। ना हम फरीद का रिश्ता भेजते और ना वो लोग हमारे दुश्मन होते। मैंने कहा, किसी के घर पर रिश्ता भेजना कोई ऐसा जुर्म नहीं कि जवाब में सामने वाला दुश्मनी पर उतर आए। मुझे तो कोई और ही चक्कर लग रहा है। मैंने हवा में एक अंधा तीर चलाया था, लेकिन ये तीर निशाने पर जाकर लगा। इधर मेरी बात ख़त्म हुई, उधर दिलशाद बीबी इज़्तिरारी लहजे में बोली। मैं आपको बताती हूँ थानेदार जी कि ये चक्कर है क्या। मैं हमतन गोश हो गया। सारे फसाद की जड़ छोटे खान साहब हैं जनाब, वो इंकिशाफ अंगेज लहजे में बोली। क्या मतलब है तुम्हारा? मैंने सवालिया नज़र से उसकी तरफ देखा। छोटे खान का इस मामले से क्या ताल्लुक़? मुझे अब उम्मीद हो चली थी कि अब मेरे हस्ब मंशा जवाब आने वाला है। मैं शुरू ही से खान बहादुर के किरदार को शक की नज़र से देख रहा था। दिलशाद बीवी ने आवाज़ दबाकर राज़दाराना अंदाज में कहा। छोटे खान साहब का ज़किया के घर आना जाना है। ज़किया बहुत ऊंचे ख्वाब देख रही है। उसने खान साहब को फांस रखा है।
मैं समझा नहीं। मैंने पलकें झपकाईं। ज़किया ने किस मकसद के लिए खान बहादुर को फांस रखा है? उसकी उसका शौहर करमदीन अभी हयात है और खालदा की मंगनी भी हो चुकी है। मेरी मालूमात के मुताबिक इस घर में इन दोनों के सिवा और कोई औरत मौजूद ही नहीं। खालू की मंगनी वाली बात सारी झूठी और मन घड़त है थानेदार साहब। वो मायनाखेज अंदाज में गर्दन को हरकत देते हुए बोली, ताकि ना तो कोई खालों का रिश्ता मांगे और ना ही किसी को इनके करतूतों का पता चले। ज़किया छोटे खान से खालों की शादी करना चाहती है। अच्छा, मैंने ऐसे ही जाहिर किया जैसे इसके इंकिशाफ से मुझे झटका लगा हो। तो करमदीन के घर में ये खेल खेला जा रहा है। ये ज़किया की भूल है कि छोटे खान साहब इसकी बेटी से शादी कर लेंगे। करामत अली ने गहरी संजीदगी से कहा, असल खेल तो छोटा खान खेल रहा है। वो शादीशुदा है और बच्चों वाला है। इसे क्या ज़रूरत पड़ी है कि नीच जात की एक लड़की को अपनी बीवी बना ले। वो वक्त पास कर रहा है और तफरीह भी। अब ये बात वाज़ेह हो गई थी कि ग़ुलाम मुर्तज़ा बड़ी शद्दोमत से फ़रीद के ख़िलाफ़ खालदा के अग़वा की रिपोर्ट दर्ज कराने की कोशिश क्यों कर रहा था। ताज़ा तरीन सूरत हाल के तनाजुर में फ़रीद खान बहादुर का रकीब लगता था। वो अपनी राह का कांटा हटा देना चाहता था। करमदीन एंड ज़किया बीवी ने खालदा की मंगनी मंजूर हुसैन से की थी या नहीं, इस बात की फ़िलहाल ज़्यादा अहमियत दिखाई नहीं देती थी। मैंने बारी बारी इन मियाँ बीवी के चेहरों का जायज़ा लेने के बाद ठोस लहजे में कहा, तुम 2-3 बार खालदा को नीच जात और कमी कमीन कह चुके हो। क्या मुझे बताओगे कि तुम लोगों ने अपने बेटे का रिश्ता इस घटिया ख़ानदान में क्यों भेजा था? हम फ़रीद की वजह से मजबूर हो गए थे। दिलशाद बीवी ने बुरा सा मुँह बनाते हुए कहा, फ़रीद खालदा पर रीझ गया था। मैंने एक गहरी सांस खारिज की और पूछा, तुम्हारे घर में कुल कितने अफराद हैं? हम दोनों, मियाँ बीवी और फ़रीद। करामत अली ने बताया, बस यही 3 अफराद जनाब। ठीक है, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा, तुम लोग घर जाओ और इत्मीनान रखो कि मैं बहुत जल्द तुम्हारे बेटे को ढूंढ निकालूंगा। अगर आप अपनी तफ्तीश का आगाज़ ज़किया के घर से करें तो आपको जल्द ही कामयाबी मिल जाएगी। दिलशाद ने मशवरा देने वाले अंदाज में कहा, मेरा शक बार बार इसी तरफ जा रहा है। मैंने तसल्ली तशफ़ी के बाद इन्हें रुखसत कर दिया। दिलशाद बीवी ने अपने जिस शक का बरमला इजहार किया था, इसे यकसर नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता था। मैंने छोटे खान की फ़रीद की गिरफ्तारी के सिलसिले में दिलचस्पी को नोट किया था और इसके अंदाज से भी यही ज़ाहिर होता था कि वो फ़रीद से शदीद नफ़रत करता था। दोपहर के खाने के बाद मैंने हवलदार बहादुर अली को अपने साथ लिया और हम लोग साइकिलों पर सवार होकर हिजाज पार्टी की जानिब रवाना हो गए। ज़्यादा पढ़े लिखे अफराद इसे बाइसिकल भी समझ सकते हैं। हमारे दौर में ये एक मारूफ सवारी थी जो आजकल नापैद होकर रह गई है। हमारे ज़माने में आज की तरह पुलिस के पास बख्तरबंद गाड़ियाँ और तेज़ रफ्तार पुलिस मोबाइल्स नहीं हुआ करती थीं। थाना इंचार्ज तक के लेवल के अफराद को भी कार्य सरकार के लिए बाइसिकल, घोड़े और टांगे वगैरह का सहारा लेना पड़ता था। और मज़े की बात यह है कि थानेदार तो बहुत दूर की बात है, एक आम कांस्टेबल के हाथ में पकड़ी हुई मामूली सी छड़ी भी आज की क्लाशनकोफ से ज़्यादा मौसर साबित होती थी। ये मानना पड़ेगा कि हमारे दौर में पुलिस डिपार्टमेंट की बहुत रिस्पेक्ट हुआ करती थी। हिजाज पार्टी जीटी रोड के किनारे वाक़ थी। ये सारा कमर्शियल बल्कि इंडस्ट्रियल एरिया था और आज भी यही सूरत हाल है। सड़क की दोनों जानिब मीलों फासले तक मुख्तलिफ मसनूआत तैयार करने वाली फैक्ट्रियाँ मौजूद हैं, जिनमें सेरामिक्स, पार्ट्री और टेक्सटाइल और सैनिटरी फिटिंग्स सरे फहरिस्त हैं। हिजाज पार्टी के मुंशी ने बड़े इत्तेफाक से हमारा इस्तकबाल किया। हम दोनों यूनिफॉर्म में थे। मैंने अपना तारुफ कराया तो मुंशी उठकर खड़ा हो गया और फिदवियाना अंदाज में बोला, सरकार तशरीफ़ रखें। हम दोनों कुर्सियों पर बैठ चुके तो मुंशी ने कहा, मलिक साहब चाय चलेगी, ये ठंडा मंगवा लूँ? आज आप पहली बार हमारे पास आए हैं, खातिर तवाज़ो बहुत ज़रूरी है। इस तरह के कारखानों में मुंशी एक तोप किस्म की चीज़ होता है। आप इसे अकाउंटेंट, कैशियर, जनरल मैनेजर और मालिक का दस्ते राज समझ लें। मालिक ने इसे स्याह और सफ़ेद का इख्तियार दे रखा होता है। मालिक की गैर मौजूदगी में वही कारखाने का मालिक होता है। मुंशी जी, खातिर तवाज़ो फिर कभी सही, आप कोई तकल्लुफ़ ना करें, मैंने हाथ के इशारे से इसे मना करते हुए कहा। इस वक्त हम एक ज़रूरी काम से यहाँ आए हैं और जल्दी में भी हैं। जो आपका हुक्म मलिक साहब, वो आजिज़ी से बोला। फरमाएं, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? आपके कारखाने में फ़रीद नाम का एक बंदा काम करता है, मैंने कहा।
मैं इसी के बारे में पूछगछ करने आया हूँ। जी, फरीद चक पर काम करता है, मुंशी ने बताया। वो बयाम बनाने का बहुत अच्छा कारीगर है, मगर आज तो वो फैक्ट्री नहीं आया। आप इसके बारे में क्या जानना चाहते हैं? वो आज काम पर नहीं आया, इसीलिए तो हम आए हैं, मैंने मुंशी की आंखों में देखते हुए कहा। और ये जानना चाहते हैं कि फरीद कहाँ गायब है? गायब? उसने चौंक कर मेरी जानिब देखा और बोला, क्या फरीद कहीं गायब हो गया है? जी मुंशी जी, मैंने इस बात में गर्दन हिलाई। वो कल फैक्ट्री से घर नहीं पहुंचा। इसके वालिदैन ने आज इसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई है। मुंशी के चेहरे पर परेशानी चमक उठी। ये तो वाकई बड़ी तशवीश की बात है। कल उसने फैक्ट्री से निकलते वक्त कुछ बताया था? मैंने पूछा। नहीं जनाब, वो तो कल छुट्टी से पहले ही चला गया था, मुंशी ने जवाब दिया। इसकी छुट्टी 4 बजे होती है। कभी काम ज़्यादा हो तो वो 2-2, 3-3 घंटे ओवर टाइम भी लगा लेता है, लेकिन कल तो वो लगभग 2 बजे ही यहाँ से चला गया था। अच्छा, मैंने टटोलने वाले अंदाज में पूछा। इसने कल जल्दी छुट्टी करने की कोई वजह तो बताई होगी? नहीं जनाब, मुंशी नफ़ी में गर्दन हिलाते हुए बोला। इसने जल्दी जाने को कहा और मैंने उसे छुट्टी दे दी। आजकल काम ज़रा ठंडा है, लिहाजा मैंने इससे ज़्यादा जिरा नहीं की और इसने खुद भी कुछ नहीं बताया। मुझे महसूस हो गया कि मुंशी से काम की कोई बात मालूम नहीं हो सकेगी, लिहाजा एक दूसरे ज़ाविये से सवाल किया। वैसे ये फरीद कैसा बंदा है? इसका रख रखाव कैसा है? बहुत सीधा और शरीफ लड़का है थानेदार साहब, मुंशी ने बताया। हमने कभी इसकी कोई शिकायत नहीं सुनी। इसकी किसी के साथ कभी लड़ाई वगैरह भी हुई? मैंने इस्तफसार किया। मसलन किसी से इसकी कोई दुश्मनी वगैरह? मेरे इल्म में ऐसी कोई बात नहीं। आपके ख्याल में वो कहाँ जा सकता है? मैंने पूछा। मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता जनाब। यहाँ काम करने वालों में किसके साथ उसकी गहरी दोस्ती थी? वो अपने काम से काम रखने वाला लड़का है, मुंशी ने जवाब दिया। लोगों के साथ ज़्यादा घुलने मिलने की इसकी आदत नहीं, अलबत्ता अनवर उसके ज़्यादा करीब है। कौन अनवर? मैंने पूछा। क्या अनवर इस वक्त फैक्ट्री में मौजूद है? जी, वो काम पर आया हुआ है, मुंशी ने जवाब दिया। मैं इसे बुलाता हूँ। चंद लम्हात के बाद अनवर नामी एक नौजवान हमारे सामने खड़ा था। मुंशी ने बताया कि अनवर भी चाक का कारीगर है। वो एक दुबला पतला सांवली रंगत वाला लड़का था। पुलिस को कारखाने में देखकर वो कदरे खौफजदा हो गया था। मैं चंद लम्हात तक बगौर उसका जायजा लेता रहा, फिर पूछा, मुझे पता चला है फरीद के साथ तुम्हारी बड़ी गहरी दोस्ती है। वो अपनी हर बात तुम्हें बताता है? बस जी, वो साथ काम जो करते हैं। वो थूक निगलते हुए बोला। आप इसे दोस्ती समझ लें। डरने की ज़रूरत नहीं है अनवर, मैंने उसके खौफ को ज़ायल करने की गर्ज से नर्म लहजे में कहा। असल में फरीद कल से गायब है और मैं उसका सुराग लगाने की कोशिश कर रहा हूँ। तुम इस बारे में जो भी जानते हो सच सच मुझे बता दो। वो कहाँ गायब हो गया? वो सरासीमा लहजे में बोला। उसका खौफ कम होने की बजाय और बढ़ गया था। मैंने मोतदिल अंदाज में कहा, तुम तो इस तरह डर रहे हो जैसे फरीद को तुम ही ने गायब किया है। नहीं जनाब, वो नफ़ी में गर्दन झटकते हुए बोला। मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता। जब तुमने कोई जुर्म नहीं किया तो फिर डरने या परेशान होने की ज़रूरत नहीं, मैंने तसल्ली भरे लहजे में कहा। अपने हवास पर काबू रखो और जो मैं पूछूं इसका ठीक ठीक जवाब दो। जी जी, आप पूछें, वो कदरे संभलते हुए बोला। कल फरीद छुट्टी टाइम से 2 घंटे पहले फैक्ट्री से चला गया था। मैंने उसकी आंखों में झांकते हुए संजीदा लहजे में पूछा। क्या उसने अपने जल्दी जाने की वजह बताई थी? जी, उसने कहा था कि वो अपने एक दोस्त से मिलने जा रहा है, अनवर ने जवाब दिया। कौन दोस्त? मैंने पूछा। फरीद के दोस्त का नाम हनीफ है, अनवर ने बताया। वो इधर वाहिंडू में रहता है। वाहिंडू अहमदाबाद से थोड़े फासले पर वाक़ एक छोटा सा गांव है। मैंने अनवर से पूछा कि क्या फरीद ने कोई ऐसी बात कही थी कि वो रात को उधर वाहिंडू में ही ठहरेगा? जी नहीं, इसने मुझे ऐसी कोई बात नहीं बताई, अनवर ने कहा। वाहिंडू यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है। अगर वो वहाँ गया भी था तो मेरा ख्याल है इसे रात तलक वापस आ जाना चाहिए था। मेरा भी यही ख्याल है कि अहमदाबाद और वाहिंडू से होकर आने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता, मैंने कहा। लेकिन वो वापस नहीं आया तो इसका एक ही मतलब है कि वो वाहिंडू गया ही नहीं। अल्लाह ही बेहतर जानता है कि वो कहाँ गायब हो गया है, वो पुरख्याल लहजे में बोला। अल्लाह तो बेहतर जानता ही है, लेकिन दुनियावी मामला से निपटने के लिए बहुत सी चीज़ें इंसान को भी जानना पड़ती हैं, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा। तुम्हारे ख्याल में वो कहाँ गया होगा? मैं कुछ नहीं जानता थानेदार साहब, वो माजरत खाना अंदाज में बोला। क्या फरीद ने तुम्हें बताया था कि वो किसी लड़की को पसंद करता है? मैंने अनवर की आंखों में देखते हुए सवाल किया।
जी, उसने उस बात में गर्दन हिलाई। वो खालिदा नामी एक लड़की से शादी करना चाहता था, लेकिन खालिदा के घर वालों ने उसे रिश्ते से इनकार कर दिया था। इसके बाद फरीद खासा चुप चुप रहने लगा था और वो खालिदा भी कल शाम से गायब है, मैंने इंकिशाफ अंगेज लहजे में बताया। क्या? अनवर हैरत भरे लहजे में बोला, वो कहाँ गायब हो गई? हो सकता है खालिदा भी वहीं गायब हो जहां फरीद गायब है, मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। वो दोनों अपनी मर्जी से गायब हुए हैं? क्या तुम इस बारे में कुछ बता सकते हो? आप मुझसे बड़ी सी बड़ी कसम ले लें थानेदार साहब, वो दोनों हाथ जोड़ते हुए बोला। मैं इन दोनों के बारे में कुछ नहीं जानता। आप वाहिंडू जाकर फरीद के दोस्त हनीफ से भी पूछगछ करें मलिक साहब, मुंशी ने मशवरा देने वाले अंदाज में कहा। हो सकता है वहां से कोई अहम इत्तला मिल जाए। ये मेरे प्रोग्राम में शामिल हो चुका है कि वाहिंडू को भी चेक करना है। मैं ये कहते हुए उठकर खड़ा हो गया। आप लोगों को भी फरीद के बारे में अगर किसी किस्म की कोई इत्तला या सुनगुन मिले तो फौरन मुझे आगाह करना। जी जरूर, मुंशी ने खुलूस से दिल से कहा। आप बेफिक्र हो जाएं माई बाप। मुंशी फैक्ट्री के दरवाजे तक हमें छोड़ने आया और बोला, मुझे हमेशा इस बात का अफसोस रहेगा कि आप पहली बार यहाँ आए और बगैर कुछ खाए पिए वापस चले गए। आपकी खातिर तवाज़ु की ख्वाहिश उधार रही, मैंने ज़ेरे लब मुस्कुराते हुए कहा। अल्लाह ने मौका दिया तो मैं जल्द ही आपकी ये ख्वाहिश पूरी करने की कोशिश करूँगा। वापसी के सफ़र में मैंने बहादुर अली से पूछा, तुम्हारा क्या ख्याल है? खालिदा वाकई अगवा हुई है या ये कोई दूसरा ही मामला है? मलिक साहब, अब तक फरीद के बारे में हम जो मालूमात हासिल कर चुके हैं, इनकी रोशनी में मुझे तो नहीं लगता कि उसने खालिदा को अगवा किया होगा, हवलदार ने जवाब दिया। मुझे तो ये कोई दूसरा ही चक्कर लगता है। तुम्हारा इशारा छोटे खान की तरफ है? मैंने इस्तफसार किया। जी बिल्कुल, वो इस बात में गर्दन हिलाते हुए बोला। मेरी माँ ने तो मुर्तज़ा खान को गिरफ्तार करके तफ्तीश की चक्की में पीस डालें। दूध का दूध और पानी का पानी अलग हो जाएगा। मुझे खुद भी छोटे खान पर शक है कि खालिदा की गुमशुदगी में ज़रूर उसका हाथ हो सकता है, मैंने सोच में डूबे हुए लहजे में कहा। लेकिन बगैर किसी सबूत के इसकी गिरफ्तारी मुनासिब नहीं होगी। अगर इसके साथ छेड़छाड़ की गई तो वो मोहतात हो जाएगा, फिर इसकी गर्दन नापने में बड़ी दुश्वारी पेश आएगी। उसका मामला मेरे जहन में है। बहरहाल पहले हमें वाहिंडू जाकर फरीद के दोस्त हनीफ को चेक करना चाहिए, फिर छोटे खान से भी निपट लेंगे और ये काम तुम करोगे। जो आपका हुक्म मलिक साहब, मैं वाहिंडू जाने के लिए तैयार हूँ, हवलदार बहादुर अली ने कहा। लेकिन मुझे यकीन है कि मुर्तज़ा खान खालिदा की गुमशुदगी में मुलव्विस है और जहाँ तक फरीद के गायब होने का ताल्लुक है तो मुमकिन है दिलशाद बीवी के खदशात के मुताबिक कहीं मुर्तज़ा खान ने रकाबत के जज्बे से मगलूब होकर फरीद को ठिकाने ही ना लगा दिया हो। तुम्हारी बात में वज़न है बहादुर अली, मैंने ताइदी अंदाज में कहा। तुम वाहिंडू की खबर गिरी कर कर आओ, फिर देखते हैं। फिर यहाँ के मामलात मैं देखता हूँ। इंशाल्लाह बहुत जल्द इन गुमशुदगान तक पहुँचने के लिए हमें कोई सुराग ज़रूर मिल जाएगा। इंशाअल्लाह, हवलदार भी पुरयकीन लहजे में बोला। मैंने लारी अड्डे से बहादुर अली को वाहिंडू जाने वाली बस पर सवार किया और खुद थाने आ गया। लारी अड्डा मेरे थाने से चंद गज की दूरी पर था। मैंने थाने पहुंचकर एक होशियार किस्म के कांस्टेबल को अपने पास बुलाया, फिर इसे छोटे खान की खुफिया निगरानी के हवाले से हिदायत देने लगा। मज़कूरा कांस्टेबल को सादा लिबास में रहकर मुर्तज़ा की हरकत और सकनात पर निगाह रखनी थी। इस कांस्टेबल का नाम आफताब था। इसने मेरी हिदायत पर अमल करने का वादा किया और सैल्यूट करके रुखसत हो गया। थोड़ी देर बाद करमदीन मुझसे मिलने थाने पहुंच गया। इसके साथ दो अफराद और भी थे, जिनमें एक अधेड़ उम्र का आदमी और दूसरी नौजवान लड़की थी। करमदीन ने इन दोनों का तारुफ कराते हुए बताया, थानेदार जी, ये इसहाक तरखान और इसकी धी कलसुम है जी। आपने कलसुम को पूछताछ के लिए थाने बुलाया था ना, तो मैं भी इनके साथ चला आया। बहुत अच्छा किया तुमने करमदीन, मैंने कहा, लेकिन मुझे पूछगछ सिर्फ कुलसुम से करनी है, लिहाजा आप दोनों बाहर जाकर बरामदे में बैठो। जी बहुत अच्छा, करमदीन जल्दी से बोला। फिर पूछा, मेरी खालों का कुछ पता चला सरकार? मैंने खालों को ढूंढ निकालने के लिए ये सारा खटराक फैलाया है, मैंने एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए कहा। तुम फिक्र न करो, मैं बहुत जल्द इसे तलाश कर लूँगा। जब करमदीन और इसहाक तरखान कमरे से निकल गए तो मैं कुलसुम की जानिब मुतवज्जा हो गया। वो 16-17 साल की एक खुशशक्ल लड़की थी, ताहम इस वक्त वो खासी घबराई हुई थी। थानेदार और पुलिस की अपनी एक दहशत होती है और वो भी इसी दहशत का शिकार नजर आती थी। मैंने नर्म लहजे में कहा, कुलसुम,
परेशान होने की ज़रूरत नहीं। थाने में सिर्फ मुजरिमों के साथ सख्त सलूक किया जाता है। तुमसे सिर्फ मुझे ये पूछना है कि तुम खालों के बारे में क्या जानती हो। मेरी तसल्ली से इस पर मुस्बित असरात मुरतब हुए। वो कदरे रिलैक्स दिखाई देने लगी। मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा कि मुझे पता चला है कि तुम खालदा के बहुत करीब थी, बल्कि तुम ही उसकी अकलौती सहेली हो। जी, वो थूक निगलती हुई बोली, हम दोनों में बड़ी अच्छी दोस्ती है। तुम्हारी सहेली कल शाम से गायब है। मैंने कहा, जाहिर है तुम्हें इसका बड़ा दुख होगा। जी, बहुत दुख है मुझे, वो बेबसी से बोली, पर मैं क्या कर सकती हूँ। तुम अपनी सहेली की बाजियाबी के लिए बहुत कुछ कर सकती हो कुलसुम, मैंने कहा। वो सवालिया नज़र से मुझे तकने लगी। मैंने पूछा, क्या तुम चाहती हो कि मैं जल्द से जल्द खालदा को तलाश कर लूँ। जी बिल्कुल, वो इस बात में गर्दन हिलाते हुए बोली। मैं खालदा के लिए बहुत फिक्रमंद हूँ। फिक्रमंद होने से मसला हल नहीं होगा कुलसुम, मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। अगर तुम मुझसे ताउन करो तो मैं आसानी से तुम्हारी सहेली को ढूंढ निकालूंगा। जी मैं ताउन करूंगी, वो गहरी संजीदगी से बोली। कुलसुम बीबी और जकिया बीबी और करमदीन का ये ख्याल है कि खालों को फरीद ने अगवा कर लिया है, जबकि फरीद के माँ बाप जकिया बीबी, अच्छू और मुर्तज़ा खान पर अपना शक जाहिर कर रहे हैं। मैंने कहा, तुम इसके बारे में क्या राय रखती हो। मुझे मरकर अपनी कब्र में जाना है थानेदार साहब, वो बड़े एतमाद से बोली, इसलिए मैं आपसे कोई गलत बयानी नहीं करूँगी। शाबाश, मैंने सराहने वाले अंदाज में कहा। मैं भी यही तवक्की करता हूँ कि तुम सिर्फ सच बोलोगी और सच के सिवा कुछ नहीं बोलोगी। जनाब, ये सच है कि फरीद खालों को पसंद करता है और उससे शादी की ख्वाहिश भी रखता है। कुलसुम ने बोलना शुरू किया। उसने अपना रिश्ता भी भेजा था, लेकिन खालों के घर वालों ने इनकार कर दिया। मुझे पता चला है कि खालदा की इसके मामू मंजूर हुसैन से मंगनी हो चुकी है। मैंने कहा, मंजूर हुसैन गखर मंडी में दरियों की दुकान चलाता है, लेकिन फरीद की मां का दावा है कि खालदा की कोई मंगनी नहीं हुई। इनके रिश्ते को ठुकराने के लिए खालदा के माँ बाप ने मंगनी का बहाना किया है। तुम तो इस हकीकत से ज़रूर वाकिफ होगी। ये बात सच है कि खालू की मंजूर हुसैन से मंगनी हो चुकी है, वो ताइदी अंदाज में बोली, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये शादी हो सके, और अब तो खालो ही गायब है। मैं चौंक उठा। क्या तुम ये बात सिर्फ इसलिए कह रही हो कि खालदा गुम हो गई है, या खालदा अपने मंगेतर को पसंद नहीं करती। ये दोनों बातें नहीं हैं, वो सादगी से बोली। तो फिर क्या बात है, मैंने कहा। मैं वो तीसरी वजह जानना चाहता हूँ। इसने सहमी हुई नज़र से कमरे के दरवाजे की तरफ देखा। मैंने इसकी हिम्मत बंधाते हुए कहा, डरो नहीं, हमारे दरमियान होने वाली गुफ्तगू इस कमरे से बाहर नहीं जाएगी। तुम बेफिक्र होकर मुझे हकाइक से आगाह करो। जी मैं समझती हूँ कि खालो छोटे खान साहब की वजह से बहुत परेशान थी, वो दबी जबान से बोली। मुर्तज़ा खान उसकी शादी के रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट है। बात ख़त्म करके वो एक मरतबा फिर चौकन्ने अंदाज में दरवाजे की तरफ देखने लगी। मैंने तसल्ली आमेज लहजे में कहा कि अगर तुम छोटे खान की वजह से कोई खतरा महसूस कर रही हो तो मैं तुमसे वादा करता हूँ, तुम पर किसी किस्म की आंच नहीं आएगी। हमारे बीच होने वाली ये बातचीत यहीं पर ख़त्म हो जाएगी। किसी तीसरे बंदे को पता नहीं चलेगा कि हमने आपस में क्या गुफ्तगू की है। इसका इत्मीनान बहाल हो गया और वो पूरे एतमाद लहजे में बताने लगी। छोटे खान साहब का खालदा के घर में आना जाना है। खालों का अब्बा इसे पसंद नहीं करता, लेकिन जकिया चाची खान जी की हिमायत करती है और चाचा करमदीन बेबस है। इसी किस्म की बातें फरीद के माँ बाप ने भी कही थी। मैंने गहरी दिलचस्पी लेते हुए कुलसुम से पूछा, क्या चाहता है ये छोटा खान। बस जी, ये कयामत की निशानियां हैं, वो अजियत भरे लहजे में बोली। मुर्तज़ा खान बीवी बच्चों वाला है, लेकिन गज़ब खुदा का कि वो खालों पर अपने दांत तेज कर रहा है। क्या वो खालों से शादी करना चाहता है। कहता तो वो यही है, और खालों की अम्मा की भी यही नीयत है, उसने बताया। लेकिन खालों का ये ख्याल है कि खान जी के दिल में बेईमानी है। मैंने पुरसोच अंदाज में कहा, अगर छोटा खान वाकई इससे शादी के लिए संजीदा हो तो क्या खालो भी तैयार हो जाएगी। खालो खान जी से नफरत करती है, इसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। कुलसुम ने मजबूत लहजे में कहा, पता नहीं इस झमेले का क्या अंजाम होगा। अल्लाह पर भरोसा रखो, अंजाम अच्छा ही होगा, मैंने कहा। फिर पूछा, मुझे पता चला कि फरीद खालो को पसंद करता था, क्या खालो की तरफ से भी कोई पसंदीदगी तुम्हें नजर आई।
جی خالو بھی اسے پسند کرتی تھی، مگر یہ پسندیدگی کوئی عشق اور محبت والی نہیں تھی، کلثوم نے بتایا۔ وہ اپنے ماموزاد سے منگنی ہونے کے بعد کسی اور مرد کے بارے میں سنجیدگی سے نہیں سوچ سکتی تھی۔ فرید کا رشتہ جب آیا اس وقت تک خالو کی منظور حسین سے منگنی ہو چکی تھی اور چھوٹے خان کی آمد و رفت کا سلسلہ بھی ان کے گھر میں شروع ہو چکا تھا۔